हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज दोस्तों हम लोग अपना केमिस्ट्री में यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। दोस्तों यह चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर का जैसे नाम है केमिकल काइनेटिक्स, तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप रिएक्शन के रेट के ऊपर स्टडी करते हो। मतलब केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स is the branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction and the factors affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction। मतलब केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें आप किसी भी रिएक्शन के रेट के ऊपर स्टडी करते हो, किसी भी रिएक्शन के रेट के ऊपर और किन किन फैक्टर्स पे रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है उसके बारे में आप स्टडी करते हो। लेकिन यहाँ पर एक टर्म है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है आपका टर्म? रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। देखिए किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जितना भी चेंजेस हो रहा है आपका रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, उसी को बोलते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। डिफाइन करते हैं चेंज in the concentration of reactant or product with respect to time is called rate of reaction। अब देखिए बेटा होगा क्या, आप जानते हो किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन हो रही है तो एक उसमें रिएक्टेंट होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है आपका, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। समय के साथ जैसे जैसे रिएक्शन हमारी आगे बढ़ेगी, रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट जो होगा, हमारा रिएक्टेंट पार्ट जो होगा उसमें कमी आएगी, वो घटेगा। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा रिएक्शन फॉरवर्ड होगी और हमारा प्रोडक्ट बनेगा। वैसे ही जैसे कि अगर सिंपल भाषा में, जनरल भाषा में आप बोलना चाहें, जैसे आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आप क्या लेते हो? दूध लेते हो, चीनी लेते हो। तो जितना भी रॉ मटेरियल आप लेते हो किसी भी चीज को बनाने के लिए, उस सारे रॉ मटेरियल को किसमें कंसीडर किया जाता है? रिएक्टेंट में। इसी तरह केमिस्ट्री की भाषा में जो रॉ मटेरियल है जिनको मिला के आप रिएक्शन कराने वाले हो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। तो जैसे जैसे चाय बननी स्टार्ट होगी, ठीक है, तो उसमें जो दूध है, चीनी है, उसकी जो आइडेंटिटी होगी, प्रॉपर्टी होगी, धीमे धीमे कम होगी।
मतलब समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट घटेगा, चीनी चाय पत्ती कम होगी, बढ़ेगा क्या हमारा चाय, चाय वाले गुण आएंगे, चाय वाली प्रॉपर्टी आएगी और प्रोडक्ट हमारा बनना स्टार्ट होगा। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि समय के साथ जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट घटेगा हमारा और प्रोडक्ट बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अदर मेथड से, अदर तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कुछ तरह लिख देते हैं शॉर्ट में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। या फिर अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे, ये तो हमारा हो गया रिएक्टेंट के बेसिस पे, अगर इसी चीज को रेट को प्रोडक्ट के बेसिस पे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, रेट इज इक्वल टू बेटा इंक्रीज, समय के साथ क्या होगा, जैसे रिएक्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इंक्रीज, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की जो कंसेंट्रेशन होगी वो समय के साथ बढ़ेगी। या फिर और लिख सकते हैं, और इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल टाइम। ये बेटा हमारा होता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे इसके देखते हैं। सपोज करिए आपके पास एक कोई रिएक्टेंट है ए, क्या है, कोई रिएक्टेंट ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है बी, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है बी। ए आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा, रिएक्टेंट, कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट आपका बन रहा है बी। सपोज करिए इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की आपके पास क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन है आपके पास ए मोल पर लीटर। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम t इक्वल टू 0 है, टाइम t इक्वल टू 0 है, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो बेटा अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो क्या कोई प्रोडक्ट बना होगा, नहीं, यानी कि अगर कंसेंट्रेशन a की a है, ठीक है, तो b की क्या होगी उस समय 0। तो जैसे जैसे समय बीतता है, रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो कुछ मॉलिक्यूल बनेंगे प्रोडक्ट के, ठीक है, कुछ कंसेंट्रेशन कुछ ना कुछ b की बनेगी। तो सपोज करिए कि आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, सपोज करिए प्रोडक्ट आपका बन जाता है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन हो जाती है x मोल पर लीटर। तो उस केस में रिएक्टेंट कितना बचा, रिएक्टेंट इनिशियली था कितना a, ठीक है, a मोल पर लीटर, उसमें से प्रोडक्ट बन गया x मोल पर लीटर, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा बेटा a माइनस x। अब अगर इस रिएक्शन के रेट की बात करें, इस रिएक्शन के रेट की बात करें, तो रेट जो होता है डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम और इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे बोला जाए तो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे कितना बना है x, और इस प्रोडक्ट को बनने में जो टाइम लगा है वो आपका है स्मॉल t। तो ये जो रेट आ जाएगा ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसको बोलेंगे आप एवरेज रेट। क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। ये वो रेट है जिस रेट में पूरी रिएक्शन आपकी क्या हुई है, कंप्लीट हुई है, ठीक है। अगर इसको ग्राफ के बेसिस पे समझा जाए, किसके बेसिस पे, ग्राफ के बेसिस पे, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं आपका कंसेंट्रेशन, y एक्सिस पर अगर कंसेंट्रेशन लेते हैं, x एक्सिस पर अगर हम बेटा टाइम लेते हैं, तो इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है। समय के साथ हमने बताया था पहले, इसके पहले, कि समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट घटेगा। तो अगर यहां पर अपनी रिएक्टेंट इनिशियल कंसेंट्रेशन है, तो समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट घटेगा, समय के साथ रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें घटना बंद हो जाएगा, वो स्टेट होगी इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी स्टेट होगी, इक्विलिब्रियम। जैसे यहां पर देखिए इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन जो रिएक्टेंट की थी यहां थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टाइम की एक्सिस से, वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा
कि कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इस कांस्टेंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अगर बात करते हैं, ये तो आपका रिएक्टेंट का ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, रिएक्टेंट। अगर अलग से चाइसी में हम प्रोडक्ट का ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसका, प्रोडक्ट, तो इनिशियली हमारे पास बेटा प्रोडक्ट क्या था, जीरो। इनिशियली प्रोडक्ट क्या था, जीरो। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। तो समय के साथ प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, बनेगा। इसमें भी एक कंडीशन आ जाएगी कुछ समय बाद, ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये भी इसकी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा ये प्रोडक्ट का। मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ एक में ही बनाया है, आप चाहेंगे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। समय के साथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या थी, जीरो, क्योंकि अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ रहा है। लेकिन एक समय आएगा कि क्या होगी, कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की भी कांस्टेंट हो जाएगी। ये जो पोजीशन होगी जिसपे कांस्टेंट हो जाएगी, इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ना बंद हो जाएगी, उस पोजीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। देन तो ग्राफ उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखिए अब रिएक्शन के रेट की बात कर रहे हैं, रिएक्शंस के रेट की बात कर रहे हैं, तो क्या सभी रिएक्शंस का रेट आप डिटरमाइन कर सकते हो, नहीं। कुछ स्पेशल रिएक्शन है जिनका आप रेट पढ़ोगे, क्योंकि अगर काइनेटिक्स के टर्म्स पे, स्पीड के टर्म्स पे कैटेगराइज किया जाए तो तीन तरह की रिएक्शन होती है। कितने तरीके की बच्चों, तीन तरीके की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन वो होती है जो बहुत फास्ट होती है, ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन। जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो सारी फास्ट रिएक्शन होती है, ये इतने कम समय में पूरी हो जाती है कि कम समय में कंप्लीट हो जाती हैं, इनका रेट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी रिएक्शन जो होती है काइनेटिक्स के बेसिस पे, दूसरी रिएक्शन जो होती है वो होती है आपकी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन ये इतनी स्लो होती है, इतनी ज्यादा समय लगता है इनको कंप्लीट होने में, इनका भी रेट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। जो थर्ड टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जो मॉडरेट रिएक्शंस आती हैं, जिसका रेट आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो केवल और केवल इस चैप्टर में आप मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में स्टडी करोगे। देखिए हमने क्या बताया, तीन तरह की रिएक्शंस होती है काइनेटिक्स के बेसिस पे। एक होगी आपकी वेरी फास्ट रिएक्शंस। क्या होंगी, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन इतनी फास्ट होंगी कि मतलब इनका टाइम कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन, ऑल द आयनिक रिएक्शंस। कैसी रिएक्शंस आएंगे इसके अंदर, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन। जैसे हम ले लेते हैं, अगर हमारी रिएक्शन हो रही है AgCl की NaNO3 के साथ, AgCl की रिएक्शन हो रही है NaNO3 के साथ, तो हमारा जो बाय प्रोडक्ट बनेगा AgNO3 बनेगा। AgNO3, सॉरी जरा मिस्टेक हुई इसकी, यहां पे लिख लीजिएगा AgNO3 प्लस NaCl, ये इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा AgCl प्लस NaNO3। तो ये रिएक्शन की कंप्लीशन में, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में एक आयनिक रिएक्शन है, आयन स्प्लिट्स होंगे, Ag प्लस NO3 माइनस में, Ag प्लस NO3 माइनस में, Na प्लस NaCl माइनस, तो Ag के साथ Cl आ जाएगा, Na के साथ NO3 हो जाएगा। ये आयनिक रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि इसका आप रेट कैलकुलेट कर नहीं सकते हो। जो इस रिएक्शन का ऑर्डर होता है, जो टाइम का ऑर्डर होता है 10 की पावर -6 सेकंड होता है, मतलब 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। सोचिए कितना फास्ट है, 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इसका रिएक्शन, इस रिएक्शन का भी रेट हम नहीं पढ़ेंगे और डिटरमाइन करना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी टाइप की जो रिएक्शन होगी वो होगी स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। इसका भी रेट डिटरमाइन करना पॉसिबल है। देखिए हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होगी, कुछ ना कुछ इंडस्ट्री हम यूज करेंगे। अब पता चले उसमें सैकड़ों साल लगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो स्लो रिएक्शंस आर टू स्लो टू डिटरमाइन, इसलिए इनका भी रेट हम नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल बोले, एग्जांपल में स्लो रिएक्शन का बोले तो आपका आ जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ
आयरन। ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये भी रेस्टिंग, आयरन की जो रेस्टिंग है ये भी काफी समय लेती है। देखिए इसलिए इसको हम नहीं स्टडी करते हैं। जो थर्ड टाइप की रिएक्शन हमारी जो होती है वो जो होती है मॉडरेट रिएक्शन। मैं इसको रफ करके यहां पर लिखता हूं जरा। जो थर्ड टाइप की रिएक्शन जो होती है हमारी, जिसको बोलते हो आप मॉडरेट रिएक्शन। ब्लैक पेन से लिख देते हैं इसको। मॉडरेट रिएक्शन। ये रिएक्शन ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है और ना ही बहुत ज्यादा स्लो होती है, इसलिए हम इसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। और इस चैप्टर में जितने आप स्टडी करोगे, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, सारी की सारी मॉडरेट रिएक्शन होंगी। देखिए जैसे कि अगर आप बहुत पॉपुलर रिएक्शन है एक हमारी हैबर्स प्रोसेस की, अमोनिया मैन्युफैक्चर में यूज होता है, बेस्ट मेथड है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए अमोनिया का। क्या होता है, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। एक मॉडरेट रिएक्शन है, ठीक है, इसका रेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी अगर रिएक्शन की बात करी जाए तो 2NO प्लस O2 gives 2NO2। ये भी हमारी एक मॉडरेट रिएक्शन है और इसका भी रेट हम स्टडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रेट के बारे में, किस तरह रिएक्शंस दी होंगी, उनके रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से रेट कैलकुलेट करेंगे किसी भी रिएक्शंस में। तो रेट की बेटा अगर बात करें तो दो तरीके के रेट भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक बेटा होता है आपका एवरेज रेट। क्या होता है, एवरेज रेट। दूसरा होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट। देखिए एवरेज रेट क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन होल कंप्लीशन में क्या रेट है, मतलब पूरी रिएक्शन के दौरान उस रिएक्शन का रेट क्या है, वो आपकी एवरेज रिएक्शन होती है। कि मतलब पूरी रिएक्शन किस रेट, किस एक एवरेज रेट से कंप्लीट हुई है, वो होता है आपका एवरेज रेट। जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एकदम शॉर्ट टाइम पीरियड पे किसी रिएक्शन का रेट क्या है। जैसे रिएक्शन चल रही है तो 5वें सेकंड में उस रिएक्शन का रेट क्या है, 7वें सेकंड में क्या, मतलब जो डेल्टा टी होगा, मतलब जो टाइम होगा जिस टाइम में आपको रिएक्शन का रेट चाहिए, वो इसमें टेंड कर रहा होगा, जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा। मतलब वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी रिएक्शन का जब रेट कैलकुलेट करेंगे तो रेट किसके अंतर्गत आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट के अंतर्गत। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट के अंतर्गत आएगा जब आप रिएक्शन का रेट बहुत छोटे, मतलब टाइम जब टेंड्स टू जीरो करेगा उसके लिए कैलकुलेट करोगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अपना एवरेज रेट, किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कोई रिएक्शन लिखी है 2A प्लस 3B gives 4C। एक रिएक्शन लिखी है 2A प्लस 3B gives 4C। अब देखिए यहाँ पर A B C जो है, A B C ये अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। हम रेट लिखने का एक जनरल टर्म बताएंगे, जनरल टर्म बताएंगे, उसके बाद जो भी आपके पास एलिमेंट होंगे आप उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको लिखेंगे। जैसे पहला हो गया 2A प्लस 3B इक्वल्स टू 4C। सेकेंड रेट अगर लिख दिया हमने 2B प्लस 5Q इक्वल्स टू गिव्स 3C। हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गया और क्या दिख रहा है कि इसका आप रेट लिखिए, इसका रेट लिखिए। तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे बेटा, रेट इक्वल्स टू होता है, देखिए सबसे पहले आप इसका लिखेंगे ए वाले एलिमेंट का, इस रिएक्टेंट का, तो आप लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिए आप ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हो, किसका ब्रैकेट यूज करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट का। ये ब्रैकेट आपका कंसंट्रेशन टर्म दिखाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी।
हमने क्या बताया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा जो रिएक्टेंट होगा हमारा घटेगा। तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? माइनस साइन। अब देखिए क्या ए अकेला नहीं, ए के साथ एक स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है जो कि 2 है। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे क्या कर दोगे आप? डिवाइड। क्या कर दोगे? डिवाइड। तो -1/2 माइनस बस इतना इंडिकेट करता है कि समय के साथ जो आपका रिएक्टेंट टर्म है वो क्या होगा? घटेगा। केवल और केवल इसका ये इंडिकेशन है। जो रिएक्टेंट के साथ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में लिख दीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? ए की। क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू। अब इस टर्म पे आते हैं, सिमिलर प्रोसेस वो वही अप्लाई करेंगे। यहाँ का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 3, तो माइनस इंडिकेट करेगा आपका डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। ये सारी बात हमारी एवरेज रेट की हो रही है, ठीक है। इसी तरह इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप आ जाओगे प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट समय के साथ क्या होगा? बढ़ेगा, तो उसको पॉजिटिव से इंडिकेट करोगे। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका दिया हुआ है 4। क्या दिया है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? 4। तो उसको लिख लोगे 1/4। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको आप केवल और केवल डिवाइड कर दोगे, बस ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/4 चेंज, ये कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन सी अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो है आपका एक्सप्रेशन, एवरेज रेट का एक्सप्रेशन आ गया किस रिएक्शन के लिए? फर्स्ट रिएक्शन के लिए। इसी तरह आप सेकंड का लिख लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इसी में वैल्यू दी होगी किसी एक की और आपको दूसरे की कैलकुलेट करनी होगी। अगर देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर सेकंड इक्वेशन का हमको लिखना है, किसका लिखना है? सेकंड इक्वेशन का। तो एवरेज रेट बेटा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन का, कुछ नहीं करना है, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमेशा समय के साथ डिक्रीज होगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो -1/2। कंसंट्रेशन के लिए आप यूज करोगे स्क्वायर ब्रैकेट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू, इस पर आओगे ये हो जाएगा -1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Q, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा समय के साथ बढ़ता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव साइन बस ये शो करेगा कि हमारा समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ये हो जाएगा 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T। तो ये हमारा हो गया सेकेंड रिएक्शन के लिए एवरेज रेट, ठीक है। तो ये रेट लिखना आपको सब लोगों को आना चाहिए। चलिए 2 रिएक्शन और देते हैं, उसका आप लोगों ने रेट लिख के बताइए। यहीं पे लिखते हैं हम रिएक्शन अपनी तीसरी, जो भी हमने रिएक्शन बताया थी अगर वाली, उसी का अगर रेट लिखना हो तो हमें N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 + 3H2 gives 2NH3, इसका रेट लिखना है। और चौथी रिएक्शन आपकी अगर वही है तो वाली रिएक्शन लिखते हैं आप कि 2NO + O2 gives 2NO2, 2NO + O2 gives 2NO2। अगर इसका रिएक्शन का रेट लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर इसी को फॉलो करेंगे, बस जहां ए दी है वहां पर N2H2 जो भी आप दिया होगा वो लिख दोगे। तो चलिए पॉज करिए वीडियो को और इसको लिखने की कोशिश करिए। चलिए आगे देखते हैं रिएक्शंस का रेट। जिन बच्चों का ये रेट आ गया वेरी गुड, वेल एंड गुड, वो टैली करें, जिनका नहीं आया वो देखें। चलिए थर्ड रिएक्शन है हमारी N2 + 3H2 gives 2NH3। इसका इसको आपका एवरेज रेट लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे एवरेज। हमने बताया था सबसे पहले कि आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो कोई है नहीं, तो 1 सपोज करोगे तो रेट बराबर हो जाएगा बेटा, रेट इक्वल्स टू माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं कोई, तो -1 इन कंसंट्रेशन ऑफ डेल ऑफ N2 अपॉन डेल ऑफ T, डेल ऑफ N2 अपॉन डेल ऑफ T इज इक्वल्स टू माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, -1/3 डेल ऑफ
H2 del of H2 upon del of T, del of H2 upon del of T is equals to, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, तो जब मैं एग्जाम पढ़ेगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करें तो 2 है, तो प्लस स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, तो ये हो जाएगा del of NH3, del of NH3 अपॉन del of T। तो ये जो है आपका थर्ड रिएक्शन के लिए रेट आ गया। इसी तरह आप फोर्थ का कैलकुलेट कर लोगे, फोर्थ का अगर रेट लिखना होगा, ये सारे बेटा एवरेज रेट है, रेट का जब भी हम जिक्र करें तो समझ आइएगा इस समय की एवरेज रेट है। इसको देखिए यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये -1/2 हो जाएगा, del of NO अपॉन del of T is equals to minus del of O2 upon del of T is equals to positive minus नहीं positive 1 upon 2 del of NO2 upon del of T। अच्छा, ये क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि यहाँ तो सब अलग अलग है, यहाँ सब रिएक्शन वैल्यू सब अलग अलग चीजें, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल्स टू रेट लिखते समय इज इक्वल्स टू का साइन क्यों लगाया है बेटा, इसलिए इज इक्वल्स टू का साइन लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि जिस रिएक्शन से ये घट रहा होगा, जिस रिएक्शन से रिएक्टेंट घट रहा होगा, उसी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, यही चीज तो कम होगी यहाँ पर बन रही है, तो जिस रेट से ये कम होगा, जिस रेट से ये कम होगा, उसी रेट से तो ये बनेगा, दैट इज व्हाई वी यूज हियर इज इक्वल्स टू साइन। समझ में आया कि जिस रेट से रिएक्टेंट घट रहा होगा, उसी रेट से प्रोडक्ट बन रहा होगा। अगर सिंपली बात की जाए, वही वाली बात है कि एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा है, तो अगर आप बोलते हो ठीक है कि इसमें आधा गिलास पानी भरा, तभी वो आपका स्टेटमेंट सही है। अगर आप बोलते हो कि आधा गिलास पानी कम है, तो वो भी बात सही है। तो वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि जिस रेट से रिएक्शन घटेगा, जिस रेट से रिएक्टेंट घटेगा, उसी रेट से रिएक्टेंट बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए एवरेज रेट पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर रिएक्शन R2P, एक रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जिसमें बन रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.06 m to 0.02 m in 20 minutes, कैलकुलेट द एवरेज रेट। एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.06 m से 0.02 m हो जाती है 20 मिनट में, तो उस रिएक्शन का आपको रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह करेंगे सॉल्यूशन इसका। आप जानते हो रेट क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट के बारे में बात की है, प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो चेंज आप रिएक्टेंट से निकालोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक लाइन का न्यूमेरिकल है, तो ये आ जाएगा बेटा। देखिए चेंज कैसे निकालोगे, तो आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ये 0.06, फाइनल कंसंट्रेशन से इनिशियल कंसंट्रेशन मानोगे तो क्या आ जाएगा आपका चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट, टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट्स। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप 0.06 में 0.02 माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.04 अपॉन ये आ जाएगा आपका 20, ये क्या आ जाएगा 20। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे, ये हटाओगे साइन 10 की पावर 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये जब सॉल्व करोगे इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर -3। अब देखिए बेसिक चीज यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे यूनिट क्या होगी, तो एम की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। यहाँ पे टाइम आपको इसमें दिया हुआ है मिनट्स में, तो यहाँ पर हो जाएगी 2 × 10 की पावर -3 मोल पर लीटर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट
ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये आपका पहला आंसर जो 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट की बात करी होती तो आप प्रोडक्ट की चेंज में निकालोगे। चेंज क्या है? चेंज वो है जब जो इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी और जो फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन दी थी 0.06 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, तो आपने चेंज निकाला, चेंज को टाइम से डिवाइड कर दिया, आपका रेट आ गया। क्या आ गया? रेट। अगर इसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट के बेसिस पे बात हुई होती या फिर कोई रिएक्शन उसकी फॉर्म में दी होती जो अभी आपने एवरेज रेट निकाला होता, तो आप उसका पहले एक्सप्रेशन लिखते, एक्सप्रेशन लिखने के बाद अप्लाई करते। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3 during the formation of ammonia 2 mole N2 disappears in 1 minute। एक रिएक्शन दी हुई है कि N2 और 3H2 मिलकर 2NH3 बना रहे हैं और इसमें अमोनिया का डिसोसिएशन दिया हुआ है कि 2 मोल अमोनिया 1 मिनट में डिसोसिएट होता है। तो आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? पहला एक्सप्रेशन फॉर एवरेज रेट। एवरेज रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का रेट क्या होगा? एवरेज रेट। तीसरा है कि रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ H2, कि H2 का जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो क्या होगा, किस रेट से H2 कम हो रहा होगा। पहले आपको बताया गया है कि समय के साथ आपका क्या होगा, समय के साथ साथ रिएक्टेंट घटेगा, यानी कि रिएक्टेंट गायब होगा। तो डिसअपियर का मतलब यही कि किस रेट से H2 आपका कम हो रहा होगा। चौथा आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, किस रेट से अमोनिया बन रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। तो पहला है सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, आशा है कि आप लोग अब तक कर चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं हम। रेट इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है, डेल ऑफ N2 अपॉन डेल ऑफ T, डेल ऑफ N2 अपॉन डेल ऑफ T इज इक्वल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से केवल और केवल डिवाइड हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डेल ऑफ H2 अपॉन डेल ऑफ T इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए अमोनिया प्रोडक्ट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है, 1/2 डेल ऑफ NH3 अपॉन डेल ऑफ T, डेल ऑफ NH3 अपॉन डेल ऑफ 3। तो ये आपका एवरेज एक्सप्रेशन हो गया एवरेज रेट का। अब देखिए आगे हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो बेटा ये एवरेज रेट है, एक एक्सप्रेशन है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं है। तो आइए देखते हैं रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब रेट की अगर बात करें हम, तो रेट हम केवल इसका भी निकाल सकते हैं, वो तब भी वही आएगा रेट। इसका निकालेंगे तब भी वही आएगा, इसका निकालेंगे तब भी वही, क्योंकि ये तीनों क्वांटिटी आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन सॉल्व कैसे करें, ये कैसे डिटरमाइन करें। तो क्वेश्चन में जो भी डिटेल्स है, जैसे यहाँ पे केवल N2 की बात किया है, N2 के मोल डिसोसिएशन की बात किया है, तो आप N2 की सहायता से निकालोगे, N2 की हेल्प से निकालोगे, और किसी की बात नहीं किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेट इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, माइनस डेल ऑफ N2 अपॉन डेल ऑफ T। तो कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं बेटा, 2 मोल। कितने मोल, 2 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो ये 2 हो गया, अपॉन टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट। अब 1 मिनट टाइम को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तो आ जाएगा 2/60, यानी कि 1/30, यानी कि 1/30 मोल पर लीटर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। अब ये थर्ड चीज जो पूछी है वो रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ H2 पूछा है कि किस रेट से H2 डिसअपियर हो रहा होगा। तो देखिए जब भी डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की बात होती है, डिसअपियरेंस ऑफ अपीयरेंस नया टर्म है, इसकी जब बात होती है तो आप उस समय स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो को कंसीडर नहीं करते हो, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो को कंसीडर नहीं करते हो। इसका मतलब आपको वैल्यू केवल और केवल इसकी, अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 पूछता है तो आपको निकालना क्या है, डेल ऑफ H2 अपॉन डेल ऑफ T। क्या निकालना है, डेल ऑफ H2 अपॉन डेल ऑफ T। इसी तरह रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 पूछता है तो आपको निकालना क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंक्लूड नहीं होंगे जब भी अपीयरेंस और
डिसअपियरेंस की बात होगी तो इसको छुपा लीजिए, क्या बचता है del of NH3 अपॉन del of T। आइए देखते हैं किस तरह कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इक्वल्स टू रेट इज इक्वल्स टू, अब ये वाला टर्म निकालना है हमको, तो -1/3 एज इट इज del of H2 अपॉन del of T, del of H2 अपॉन del of T। रेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहां पे हमने कैलकुलेट किया, रेट कितना आपका 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 1/3 del of H2 by del of T। अब ये देखिए 3 यहां पे चला जाएगा, आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमने बताया था केवल और केवल ये होता है, तो del of H2 अपॉन del of T इक्वल्स टू 3/30, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/30 which is 1/10 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 1/10 मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है 1/10 लोग। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या आ गया, del of H2 by del of T इक्वल्स टू 1/10, ये आपका दूसरा आंसर हो गया, तीसरा आंसर सॉरी। इसी तरह आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 निकालोगे, NH3 की केस में क्या लिखोगे, रेट लिखोगे, रेट किसके इक्वल होगा बेटा, रेट इसके इक्वल होगा 1/2 del of NH3 अपॉन del of 3। अगर इस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप इंक्लूड करते हो बेटा तो ये पूरा रेट आ जाएगा, ये रिएक्शन का रेट आ जाएगा, ये पूरा क्या लिखा है रिएक्शन का रेट। इसको जब एक्सक्लूड करते हो तो रेट ऑफ पर्टिकुलर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 आएगा। तो देखिए रेट दिया है आपको 1/30 इक्वल्स टू 1/2, आपको यही निकालना है del of NH3 अपॉन del of T, del of NH3 अपॉन del of T, ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 1/15 del of NH3 अपॉन del of T। यही क्या होता है आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। तो आप होप करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे हम नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट्स के बाद हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। अपने रिव्यूज दीजिए, क्वेश्चन आपको कोई समझ में ना आ रहा, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना इसी से रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, कि किन किन बातों पर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। एक दोस्तों हमारा एक टॉपिक छूट रहा था जो कि हमारा इंस्टेंटेनियस रेट, हमने एवरेज रेट पढ़ा, एवरेज रेट के बाद हम पढ़ेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस के बाद हम पढ़ेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, कि किन किन फैक्टर्स पे कोई किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। आइए देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट, देखिए जब रेट की बात की, किसी भी रिएक्शन के रेट की बात की जाए वेरी पर्टिकुलर टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो जो रेट होता है वो होता है इंस्टेंट रेट। हिंदी में इसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक मतलब तत्कालीन, तत्काल से बने तत्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग। यहाँ पर टाइम जो डेल्टा टी, वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब इसकी वैल्यू कहाँ टेंड कर रही हो, 0। और मैथमेटिकल जो टूल होता है जहाँ पे डेल्टा टी टेंड 0 कर रहा होगा, बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन जो यूज करते हो वो या यूज करते हो टाइम dt, क्या यूज करते हो टाइम dt। देखिए क्या होता है किसी भी रिएक्शन का रेट, इंस्टेंट रेट अगर लिया है कोई रिएक्शन 4a प्लस 3b gives 5c, 4a प्लस 3b gives 5c। अगर इसका इंस्टेंट रेट लिखना है, क्या लिखना है, इंस्टेंट रेट। सब कुछ बेटा उसी तरह चलता है एवरेज रेट की तरह, डेल्टा टी वहां dt हो जाता है। देखिए इंस्टेंट रेट इज इक्वल्स टू, अब ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4 है, वही रूल -1/4, जहां डेल लिखते थे वहां पे यहाँ पर हो जाता है d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। डेल्टा टी की जगह क्या हो जाता है dt और यहाँ पर डेल की जगह होता है d, ठीक है। इसी तरह इज इक्वल्स टू अब इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है माइनस, रिएक्टेंट है तो यहाँ पर माइनस लग गया, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो दिया है 3 तो वो डिवाइड में चला जाएगा, d ऑफ b बाय dt, d ऑफ b बाय
dt। इसी तरह अगर इसका रेट लिखना हो, प्रोडक्ट का हमारा जो प्रोडक्ट 5c है, तो 5c प्रोडक्ट के लिए आप पॉजिटिव साइन का यूज करोगे। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है आपका 5 दिया है, तो इसको सिंपली क्या करोगे 1/5 d of c upon dt। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा इंस्टेंट रेट। ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे d और dt का प्रयोग करते हैं तो ये जो रेट आपका हो जाता है वो क्या हो जाता है इंस्टेंट रेट। ये हो गया इंस्टेंट रेट का एक्सप्रेशन। अगर एक कोई रिएक्शन लेके हम कंसीडर करते हैं, सपोज करिए हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है 5Br प्लस BrO3 माइनस प्लस 6। अच्छा देखिएगा ये यहाँ पे D है, ये ना समझिएगा, बहुत बच्चे ये भी समझ रहे होंगे, D है बेटा, ठीक है, d/dt। अगर कोई रिएक्शन लिखी 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2। क्या देती है 3Br2 3H2। तो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पर H2 है, इस रिएक्शन के लिए आपको क्या लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट। तो आइए देखते हैं किस तरह लिखेंगे दोस्तों। तो इंस्टेंट जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जो इंस्टेंट रेट है वो हो जाएगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया 5, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा d of Br माइनस ऑफ dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पे BrO3 का कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो 1, तो -1 अपॉन -1 d ऑफ dt ऑफ इसकी कंसंट्रेशन BrO3 माइनस। दोस्तों ध्यान देंगे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, वैसा खुद करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट हमें क्या इंडिकेट करता है कि हमें कंसंट्रेशन फॉर्म देनी, इज इक्वल्स टू -1/6 d of H plus of dt is equals to 1/3, पॉजिटिव होगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 डिवाइड प्लस 1/3 d of dt of concentration of Br2 is equal to 1/3 पॉजिटिव d of d2 of H2। तो यह हमारा इंस्टेंट रेट का क्या हो गया आपका एक्सप्रेशन। आइए इसमें देखते हैं दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करके किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, तब तक इसको नोट डाउन करिए। देखते हैं दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन जो कि आपका इंस्टेंटेनियस रेट पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं सॉल्व करते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। H2 plus I2 gives 2H। If the rate of change of I2 is 10⁻⁻6 mole per liter per second, find out the rate of formation of HI। Find out the rate of formation of HI। तो आइए सबसे पहले इस रिएक्शन का हम क्या लिखते हैं, हमारा सबसे पहला काम होगा कि कोई भी रिएक्शन दी हो इसका सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा इंस्टेंट रेट। तो इंस्टेंट रेट देखिए किस तरह लिखेंगे हम, आप जानते हो यहाँ पे कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो माइनस d of dt कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल्स टू कोई कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है, माइनस d of dt of I2 is equals to positive 1/2 d of dt of positive 1/2 d by dt of HI। अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है, उसकी बेसिस पे किस तरह से आप रेट कैलकुलेट, क्या फाइंड करना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ HI, ये आपको फाइंड करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। आपका दिया क्या है, I2 के बारे में डिटेल दी हुई है, किसके बारे में डिटेल दी हुई है, I2 के बारे में। तो देखिए ये आपके पास ये पूरी क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ I2, मतलब ये पूरा दिया हुआ है, ये आपको पूछ रहा है, ये दोनों आपस में जैसे भी हैं इक्वल है, तो आप डायरेक्ट डिस्प्ले कर सकते हो d by dt of I2 is equals to 1/2 d by dt of HI, d by dt of HI। देखिए ये पूरी वैल्यू दी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ I2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10⁻⁻6, पुट करिए
10 की पावर माइनस 6, माइनस केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट समय के साथ डिक्रीज होता है। 1/2 डी ऑफ dt ऑफ HI। आपको फाइंड क्या करना है, d/dt ऑफ HI, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, ये फाइंड करना है आपको। ये जो वैल्यू एक्स्ट्रा है इसको 10 मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आ जाएगा d/dt ऑफ HI इज इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये थोड़ा देखिएगा, ये d है, d/dt ऑफ HI इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, अगर इसी में पूछा होगा व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, रेट जो रेट इसका है वही रेट इसका होता है। अगर इसमें HI की टर्म में पूछना है तो इसको हाफ कर देते, यानी कि 10 का पावर माइनस 6 आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट लॉ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।